बचपन से अब तक हम एक ही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि जो कुछ भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द ट्रूथ। लेकिन अब हम इसके बारे में कर भी क्या सकते हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो में हमने पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को डाइसेक्ट करने की कोशिश की। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब वो आज़ादी अब तक हमें फील नहीं हुई। वो इस सेंस में कि अब हम अगर रफली भी कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान 1947 से अब तक तकरीबन 70 से 75 बिलियन डॉलर्स यूएसए से सिर्फ एड में ले चुका है। अब पाकिस्तान का जो यूएसए का जो रिलेशन है उसको समझने के लिए आप एक मिसाल ले लें। वो ऐसे ही है कि जब एक वन साइडेड लव स्टोरी होती है। आप जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको समझता होगा कि एक गांव से आया हुआ लड़का होगा और उसको किसी पे क्रश आ जाता है। अब वो उसकी हर काम करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो लड़की किसी बड़ी सी गाड़ी में आए हुए लड़के के साथ चली जाती है। जिस तरह वो लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर उस लड़की की असाइनमेंट्स भी बनाता है और बहुत सी मदद करता है, सिमिलरली उसी तरीके से ये जो 70 बिलियन डॉलर्स हम उनसे अब तक ले चुके हैं, उसके बदले उन्होंने भी हमसे बहुत सी असाइनमेंट्स। कंट्रीज के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इतना दूर अमेरिका हमें 70 बिलियन डॉलर दे के बोलते नहीं जाएगा। डेफिनेटली उसकी बहुत सी असाइनमेंट अब तक पाकिस्तान करता आ रहा है और कितना ही पास्ट में कर चुका है। और अमेरिका को उस 70 बिलियन डॉलर के अगेंस्ट क्या चाहिए था? एक फुट होल्ड इन अ रीजन कि जहाँ पे उसको फील हुआ कि उसके पोटेंशियल एनिमीज हैं। पाकिस्तान की यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे से ही डाइसेक्ट करना पड़ा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। वैसे ये कोई बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, इट्स द कोर्स ऑफ ओनली 76 ईयर्स। इतनी हिस्ट्री तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि ब्रिटिशर्स हमेशा से कॉलोनीज बनाते आए हैं, लेकिन वो कॉलोनीज सब की सब खतरे में पड़ गई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। ब्रिटिशर्स के पास वो कॉलोनीज छोड़ के जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एट द एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको वो सब कॉलोनीज, बल्कि बेशतर तक कॉलोनीज उनको छोड़नी पड़ी, जिनमें से पाकिस्तान और इंडिया भी एक। एंड आल्सो इफ़ यू रिमेंबर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल हो गया था। इंग्लैंड इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था कि वो इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से चला जाए। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका एज अ सुपर पावर ओरिजिनेट हुआ। जब ब्रिटिशर्स ये सब कॉलोनीज छोड़ रहे थे तो उस वक्त ही दुनिया के ऊपर एक नया सुपर पावर आया और वो था अमेरिका। और उसके सुपर पावर बनने की एक बहुत बड़ी वजह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसके यूज़ किए गए एटॉमिक वेपन्स थे। अब सब के सब कंट्रीज अमेरिका से खौफ खाने लगे और कोई भी अमेरिका से उलझना नहीं चाहता था, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब एटॉमिक वेपन यूज़ किया। अब याद रखें कि तकरीबन सब जंगें दुनिया के अंदर पावर के लिए लड़ी जाती, और उस टाइम अमेरिका ने वो वेपन यूज़ करके अपने पावरफुल होने का सबूत भी दे दिया। अमेरिका दुनिया की तमाम बाकी कंट्री से एक स्टेप आगे चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद तकरीबन सारी कंट्री, बल्कि स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज एटॉमिक बॉम्ब के पीछे पड़ गई। उनको वो पावर चाहिए थी, जबकि अमेरिका एट दैट टाइम वाज वर्किंग ऑन कैपिटलिज्म। वो अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश कर रहा था और उसने अपनी पूरी दुनिया के ऊपर फुट होल्डिंग्स बनाई। ये वो टाइम था कि जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज छोड़ी और बहुत सारे नए मुल्क बने। आपको पता ही है कि जब कोई मुल्क नया बनता है तो उसको सर्वाइवल के लिए डिफेंस सिस्टम और इकोनॉमिकली स्टेबल होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे लिए अमेरिका को एलाय बनाना ज़रूरी था। अब डिवीज़न के दौरान पाकिस्तान के साथ पहले ही इंग्लैंड ने बहुत सारी ज़्यादती की। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव भी रखा। पाकिस्तान के पास कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल की माइग्रेशन को हैंडल किया जा सके। और इंडिपेंडेंस के स्टार्ट में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ही रखना चाहिए थी, मगर ऐसा कभी मुमकिन ही ना हो सका। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान ने अलायंसेस बनाना शुरू किया, जो कि हर कंट्री को करने भी चाहिए, और ये अलायंसेस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी थी। इन फ्यूचर हमें इन्हीं रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस करते हुए आगे चलना। 1948 की कश्मीर वॉर और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स दो मेन रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था और इंडिया के साथ हमारे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स थे। दुनिया में कोल्ड वार का स्टार्ट हो चुका था
اور الائنسز اور پراکسیز بھی بن رہی ہیں۔ پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی امریکہ کے ایلائی بنیں گے اور ملٹری ایڈ آنا شروع ہو۔ اس ایڈ اور فنڈنگ کے بدلے میں امریکہ کو آخر کیا ملا؟ امریکہ کو وہ فٹ ہولڈ ملا جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس کو چاہیے تھا ٹو کاؤنٹر چائنا اور رشیا۔ اب اس پوری انویسٹمنٹ کے اوپر اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا تھا؟ اس کے اوپر ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کی وہ رشیا کے اگینسٹ افغانستان میں جاری کی گئی وار تھی اور اس کے بعد وار آن ٹیرر تھی۔ اب سٹارٹنگ کے اندر امریکہ کے لیے کوئی الائنس بہت زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا تھا کیونکہ امریکہ ریکنسٹرکشن ایفرٹس میں مصروف تھا جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ اور جاپان میں کر رہا تھا۔ اب 1950s کے اندر کولڈ وار بہت زیادہ انٹینس ہو چکی تھی اور پاکستان کو بہت بھاری مقدار میں ملٹری ایڈ ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس بات کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ جنرل ایوب خان نے یہ اوپنلی کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کا بیسٹ آف دا بیسٹ الائز بن چکا ہے، اور اس بات کی ہمیں پریکٹیکل ایگزامپل اس طرح سے ملی کہ یو ایس سرویلنس فلائٹس پشاور ایئرپورٹ سے رن ہوئی۔ اب 1960s میں ایک نئی چیز ہوئی اور وہ تھی 1965 کی وار۔ 1965 کی وار کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ سینکشنز فیس کرنا پڑی اور پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ تھا وہ تھوڑا سا ویک ہونے لگا، اور اسی ویکنس کی بیس پر چائنا کو ایک سپیس ملی۔ چائنا اور پاکستان قریب آنا شروع ہوا۔ چائنا اور پاکستان کا جب ریلیشن شپ بڑھنے لگا تو یو ایس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور امریکہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان چائنا کے کلوز ہو کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ کے اگینسٹ تھا۔ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن ہمیشہ سے ہی ایک سیسا گیم کی طرح رہا ہے، کبھی پیار آپس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا اور کبھی بہت زیادہ دوری ہو جاتی تھی۔ اب تقریباً اس ریلیشن کو 25 سال گزر چکے اور 1970s کے اندر یو ایس نے ایک پالیسی بنائی اور وہ پالیسی تھی نان پرولیفریشن۔ اب نان پرولیفریشن ہے کیا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اب مزید کوئی نیوکلیئر پاور نہ ہو۔ اب اس ٹائم کے اوپر پاکستان کے بہت زیادہ ڈومیسٹک پرابلم بھی چل رہے تھے جیسے کہ بنگلہ دیش کا ایشو۔ اب پاکستان میں جو ڈکٹیٹرز پاور میں تھے وہ ہمیشہ سے انٹرسٹڈ تھے کہ ملٹری کو سپورٹ ملے اور امریکہ ہمیشہ ہماری سپورٹ میں رہے۔ بنگلہ دیش وجود میں آ گیا اور پاکستان میں بھٹو پاور کے اندر آ گیا۔ اب بھٹو کے پاور میں آنے کے بعد انڈیا نیوکلیئر پاور بن گیا اور اس کے بعد پاکستان کی بھی نیوکلیئر پاور بننے کی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ چونکہ ہمیں ہمیشہ سے ایڈ دیتا آ رہا تھا تو اس بات سے امریکہ خاصا ناراض تھا کہ پاکستان خود سے نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے وداؤٹ دیئر کنسنٹ، اور یہاں پر نان پرولیفریشن اور سینکشنز پر پلیسڈ آن پاکستان۔ اب 1980s کے اندر کولڈ وار اس حد تک انٹینس ہو چکی تھی کہ پاکستان بیکیم اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اور پاکستان افغانستان کے اندر سوویت یونین سے لڑنے لگا، اور اس ٹائم پاکستان کو بہت زیادہ میسو ملٹری اور اکنامک اسسٹنس بھی ملنا شروع ہو گئی امریکہ سے۔ اب پھر افغانستان میں جو وار سٹارٹ ہو چکی تھی اس کے اندر ہم لوگوں کو مجاہدین بنا کر بھیجنے پڑے اور پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول سٹارٹ ہو گیا۔ اب رشیا کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں ٹو ریچ وارم واٹرز، اور پھر اینڈ جو کہ کولڈ وار کا ہوا وہ یہ ہوا کہ یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور بہت سے چھوٹے اور بڑے کنٹریز بن گئے اور پیچھے رہ گیا صرف رشیا۔ پاکستان نے اس وقت بھی افغان طالبان اور مجاہدین کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا اور اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹ میں پاکستان کو $3.2 بلین کا ایڈ پیکیج ملا جو کہ نیکسٹ 6 ایئرز کے لیے تھا۔ اب اس کے بعد پاکستان امریکہ کا ایک بہت ہی ریلائبل الائی بن گیا اور پاکستان کو جو فنڈنگ ہوئی وہ پاکستان نے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے یوز کی۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو الیکشن جیتی تو پاکستان کو $600 ملین کا پیکیج پھر سے دیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کا پیار تو ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن لیٹ 90s میں جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو پاکستان کے اوپر شدید قسم کی سینکشنز لگا دی۔ اب ان سینکشنز کے بعد پاکستان اور یو ایس کے انٹرسٹ میں ایک ڈائیورژن آیا۔ امریکہ کو افغانستان میں طالبان کی 1996 گورنمنٹ بننے پر بہت ایشوز تھے۔ پاکستان بہت آئسولیٹ ہو گیا کیونکہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے پہ سینکشنز پھر سے ریوائیو ہو گئی تھی جو کہ پہلے مجاہدین کی وجہ سے ریورٹ کر دی گئی۔ یو ایس کا انٹرسٹ 90s کے اندر زیادہ تر مڈل ایسٹ کی طرف تھا کیونکہ وہ ریجن صدام حسین کی وجہ سے 90s کے اندر انسٹیبل تھا امریکہ کے لیے۔ دوستو یہاں سے آنورڈ کہانی ڈو مور کی طرف جا رہی ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کو اگین فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا گیا ٹو فائٹ اگینسٹ طالبان۔ یہ پاکستان کی فورن پالیسی میں 180 ڈگریز کا شفٹ 9/11 کے بعد آیا۔ اسامہ بن لادن چونکہ موسٹ وانٹڈ پرسن تھا اس لیے امریکہ نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ وہ اس کا فرنٹ لائن الائی بنے۔ اس وقت بش نے
पाकिस्तान को एक क्लियर चॉइस दी थी कि ईदर साइड विद यूएस और गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। उस टाइम पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड ली और तालिबान के अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टार्ट हुआ, बॉम्बिंग स्टार्ट हुई और तकरीबन 70,000 सिविलियंस की जाने गए। 2010 के बाद पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस का फॉल आउट हुआ। पाकिस्तान अमेरिका के डू मोर के एटीट्यूड से शदीद तंग आ चुका होता है, और उसकी 2-4 मेन रीजंस होती हैं। 2 ऐसे केसेस होते हैं जिसके बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में डिस्टेंस आता है, जिसमें एक चेक पोस्ट पे पाकिस्तानी सोल्जर को ड्रोन अटैक में मारा जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाली नेटो सप्लाई को रोक देता है। और उसके बाद एक ऐसा भी वाक़या होता है कि जिसको पूरी दुनिया देखती है, और वो थी उसामा बिन लादेन की डेथ, जो कि एबटाबाद के एक कंपाउंड में हुई। इन सब चीज़ों के बाद पाकिस्तान और यूएस का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ने लगता है। इसके बाद पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आने के बाद, यानी कि सीपैक स्टार्ट होने के बाद, अमेरिका बिल्कुल बैक फुट पे चला जाता है। अब हम आ जाते हैं रीसेंट हिस्ट्री की तरफ। 2018 में इमरान खान के आने के बाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाते हैं, जिसमें फिर से पाकिस्तान एक प्राइम रोल प्ले करता है। अमेरिका अफगानिस्तान से 20 साल की जंग के बाद वहाँ से निकलना चाहता है, और उसके लिए फिर से उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका के लिए ये चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग थी, क्योंकि उसके विड्रॉल के बाद भी अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत ही बनी और अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ समझने वाली है कि दुनिया के अंदर 2 पैरेलल फोर्सेस चल रही होती हैं। एक होती है कि डिप्लोमेटिक टाइज, जो कि विद इन कंट्रीज होते हैं, एंड द अदर इज़ द वास्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि ओवर द ईयर्स यही कंट्रीज और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाती। अब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के आ जाने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन तो ज़रूर इफेक्ट हुए हैं। अब अगर ओपनली कोई कंट्री टाइज कट कर भी दे, तो इंटेलिजेंस टाइज और नेटवर्क इतने जल्दी ना तो ख़त्म हो सकते हैं और ना ही उनका इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान का जो एटीट्यूड था वैसा किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नहीं था, और ये अमेरिका के लिए एक डेंजरस चीज़ था। अगर आप एज ए कंट्री 70 साल बैकफुट पर रहें और एक कंट्री आपको डिक्टेशन देता हुआ आए, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल 10 अप्रैल 2022 को थी, कि जब पीएम खान को पावर से हटाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के पास मेजॉरिटी पावर है इन शेप ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 70 ईयर्स में जो जाल बिछ चुका है उसे काउंटर करना आसान नहीं। तभी इमरान खान के जाते ही इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था, आउस्टेड बट नॉट डिफीटेड। देखिए, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड ज़रूर करती है, और इसका रिजल्ट हम अभी भी देखते हुए आ रहे हैं कि हम अभी तक अपने इंटरनल मैटर्स को खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये थी पाकिस्तान और अमेरिका की 75 ईयर्स की स्टोरी। पाकिस्तान अभी भी इतना आज़ाद नहीं हुआ कि अपने इंटरनल मैटर्स को खुद से रिजॉल्व कर सके। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के ऊपर शुरू से ही कंट्रोल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ और अरसा भी रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।